ग्रीन इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? ग्रीन इलेक्शन का मतलब यही है कि ग्रीन गैसेज को रिड्यूस इन प्रोडक्शन आर न्यूट्रलाइज बाय प्लांटिंग द ट्री इन द पॉट्स। पूरे भारत को डेवलप होने में जो गांव है, गांव शहर से कनेक्ट होने में, शहर को और आगे जाने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? हमारा जो लोकतंत्र है ये जो इवाल्व हो रहा है, हम भी आपकी बात से सहमत हैं कि इसकी जो स्पीड है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस है। उत्तर प्रदेश में काम करना इतना आसान तो है नहीं, तो आप कैसे कर पाए, इतनी सहजता से काम कैसे कर पाए? आप बढ़िया और अपने चारों तरफ क्रिएट करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे तो आज तक यही एहसास हुआ। आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है या गवर्नमेंट का प्रेशर होता है? हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं ना, उसमें प्रेशर नहीं रहता, बताओ। सबको घर में जितने परिवार रहते हैं सबका मुंह टेढ़ा रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम चाहते हैं एक ही दिन में करें और एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाए। ये नहीं होने वाला है गवर्नेंस में, तो ये कतई नहीं होने वाला है। जिसके अंदर देने की आदत नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। और जिसके अंदर देने की आदत है वो लीडर बाय बर्थ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि आईएएस बनना कितना मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी की बात है आईएएस बन के अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निभान करना। आज हमारे साथ एक ऐसे आईएएस हैं जिन्हें डायनेमिक डीएम के रूप में जाना जाता है। उनकी कार्यशैली कुछ अनूठी है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि पूरे प्रदेश में उनके काम की चर्चा है। उन्होंने किताब भी लिखी है। भारतीय समाज में एक आईएएस की क्या भूमिका होती है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, और एक नया यूथ, एक नया युवा, एक गरीब घर का लड़का जो आईएएस बनना चाहता है, उनके लिए इनकी क्या प्रेरणा है, क्या शिक्षा है, आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे शो में आए और इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको डायनेमिक डीएम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब से मैंने ये शब्द सुना है मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि डायनेमिक डीएम। हाँ, ये डायनेमिक डीएम जो शब्द है, मैं बांदा में कलेक्टर था। अच्छा। अगस्त 2018 से लेके फरवरी 2020 तक 1.5 साल। तो पर डे मैं कई बैठक करता था, कई साइट विजिट करता था, कई फंक्शन में जाता था। तो मुझे कभी यहाँ देख रहे हैं बैठक में, तो कभी साइट विजिट पे देख रहे हैं, किसी फंक्शन में। तो ये जो मेरी भाग दौड़ थी ना, डायनेमिक का मतलब होता है गतिमान। अच्छा। तो गतिमान में जो ये भाग दौड़ करता था जनता की समस्याओं को हल करने के लिए, साइट पे जा कर के फैक्ट फिगर जानने के लिए, वहाँ से जनता ने ये नाम शुरू किया कि हमारे डीएम साहब तो डायनेमिक रहते हैं, हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं। तो ये डायनेमिक डीएम का नाम मेरा नहीं दिया है, मेरे कार्यों और कर्मों और गतिविधियों के आधार पे वहाँ बांदा की जनता ने ये नाम दिया, तो वहाँ से ये नाम आया। बिल्कुल, और मुझे लगता है सही नाम दिया, क्योंकि मैं जो पिछले 2-3 दिनों से जब से आपसे जुड़ा हूँ और आप उसी तरह गतिमान हैं जैसे लगता है कि शुरुआती दिनों में होंगे। वही ऊर्जा है, वही मिलने की इच्छा, जिज्ञासा। मैंने डिस्कस भी किया था कि हम जिनके थ्रू आपसे मुलाकात हुई थी राजू वैसे, कि भाई मतलब अगर मैं डीएम होता तो मैं तो शांत होता कि हो गया, अब क्या मिलना किसी से। लेकिन आपकी जो इच्छा है कि सबसे मिलना है, जानना है, कैरेक्टर जानना है, इसके पीछे क्या दिक्कत है, इसकी जीवन की शैली क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये ऐसा है, तो ये काफ़ी अभी भी आप उतनी डायनेमिक हैं। ठीक है सर। अब हम आते हैं कि ये तो चूँकि डायनेमिक शब्द आया था इसलिए मैंने उस पे पहले चर्चा कर ली। एक थोड़ी-सी जर्नी अगर आप अपने बारे में बता दें कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कैसे आप आईएएस के इस पद तक पहुँचे, और बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कौन-कौन है, अगर थोड़ी-सी जानकारी हमें दे दें। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में एक जनपद है बस्ती जिला, ठीक है। जो जिला बस्ती है, मैं वहीं के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव का नाम है बागडी और साऊं घाट मेरा ब्लॉक है। मैं बेसिकली किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। मेरे घर पे आज भी किसानी फार्मिंग होती है। मेरे एक छोटे भाई हैं, वो गांव पे रहते हैं। और जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरी पढ़ाई या मेरा शुरुआती जीवन गांव में ही बीता, ताल पोखरों में। और गांव में मेरे फादर फार्मर थे और उसके साथ साथ वो वेटनरी के फार्मासिस्ट थे, वेटनरी पशु चिकित्सालय में कंपाउंडर थे। तो उनकी जो पोस्टिंग थी वो ब्लॉक में थी। तो ब्लॉक में डॉक्टर होते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, डीएम ब्लॉक में सब दौरा करने आते हैं। तो
मेरे फादर को ये पता था हम्म। कि आईएएस पीसीएस या किस अधिकारी की क्या औकात होती है और क्या हैसियत होती है राइट। और किसका क्या जलवा होता है। तो मेरे फादर को ये पता था, उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया कि देखिए अगर जॉब करना है और जॉब में आना है तो सबसे अच्छी जॉब आईएएस की होती है और आईएएस बनना चाहिए। तो ये जो आईएएस बनने की धुन या आईएएस बनने की प्रेरणा जो मिली वो मेरे फादर से मिली मुझे। अच्छा। और फैमिली बैकग्राउंड में मैं किसान परिवार से हूँ, हम 3 भाई हैं और मेरे फादर की कोरोना में डेथ हो गई। मेरी वाइफ हैं, वो डॉक्टर हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश में, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बेटा है मेरा, वो सिक्योरिटी इंजीनियर है, बीटेक एमएस यूएसए से करके वो यूएसए में है। मेरी बेटी है, वो 3rd ईयर में है, एमबीबीएस में है और यहीं जेजे मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर में एमबीबीएस नीट से कर रही है। तो परिवार में मेरी वाइफ भी नौकरी करती हैं, मेरे बच्चे पढ़ने में बड़े ब्राइट हैं और चूंकि हम लोग हमेशा किसी की बुराई नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसका फ़ायदा मिलता है और मेरे बच्चों में वो मुझे देखने को मिलता, परिवार में देखने को मिलता। अगर आप समाज के लिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचो तो आपका भी अच्छा होता जी है। बिल्कुल। अभी क्या होता है सर कि हम लोग एक आम आदमी हैं और आम आदमी के जीवन में जब भी ब्यूरोक्रेट्स का नाम सुनते हैं तो थोड़ा आदमी सहम जाता है। प्रोटोकॉल, डर, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और आपसे मिलने के बाद आप उतने ही सहज, सुलझे, मिलनसार, सबको एक्सेस देने वाले आदमी। ये जो आर्ट आपने आपके अंदर आई, ये आया कहाँ से आखिर? क्योंकि आम आदमी के लिए भी आप उतने ही ईजी अवेलेबल हैं जितने खास के लिए हैं। उतने ही सहज बातचीत आपकी एक ड्राइवर से भी उतनी सहजता से हो रही है जितना एक पॉलिटिशियन से हो रही है। तो ये सहजता जो आपके अंदर आई है, इसका रीज़न क्या है? देखिए, मैं जब गांव में था और शुरुआती दौर में मैं एसडीएम बना, एडीएम बना, विभिन्न पोस्टों पे गया, तो वो शुरुआती दौर की जो मेरी लर्निंग है ना गांव में, लेखपाल आता है तो कैसे तंग करता है बिल्कुल, बिल्कुल और सही है। जो स्कूल में पढ़ाई होती नहीं होती, गांव में झगड़े कैसे होते हैं, दरोगा जी कैसे परेशान, तो वो जो शुरुआती दौर में हुँ, जो चीज़ें मैंने देखी हुँ, वो मेरे खून में, मेरे सोच में है। और जब मैं सेवा में आया, हुँ, पीसीएस बना, आईएएस बना, इसके पहले मैं शुरुआती दौर में एनटीपीसी में इंजीनियर था, तो वो मेरे ज़हन में, मेरे सोच में इतना डीप घुस गया है हुँ, कि वो निकला ही नहीं। और ये बात आपकी सही, आज भी अधिकांश लोग, हुँ, मैं तो कहूँगा 95% लोग बिल्कुल, सेवा में आने के बाद धीरे धीरे पहले वो अपने ज़िला छोड़ते हैं, फिर जवार छोड़ते हैं, फिर गांव छोड़ते हैं, फिर परिवार छोड़ते हैं, आना जाना बंद करते हैं, अपने रूट से कट जाते हैं और ईगो में रहते हैं। जो आप बिल्कुल, कहना चाह रहे हो ये एक सच्चाई है। ट्रू। मैं उसका बिल्कुल उल्टा हूँ। हुँ, मुझे जितना गरीब, जितना कमज़ोर, जितना पुअर होगा, उसे उसके प्रति मेरा लगाव, उस मेरा व्यवहार और अच्छा हो जाता है। ये एक मैं तो इसको गॉड गिफ्ट कहूँगा कि मुझे ऊपर वाले ने मेरी पर्सनालिटी को ऐसा कल्टीवेट कर दिया और ये शुरू से है। ये ऐसा नहीं कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया, मैं शुरू से ऐसा था, चाहे मैं किसी पोस्ट पे रहा और जहाँ भी हूँ। तो जो समाज का सबसे कमज़ोर तबका है, जो सबसे, जिसके पास कुछ नहीं है, रिसोर्स रहित है, वो मेरा सबसे नज़दीक, मैं उसको सबसे नज़दीक मानता हूँ और उसके लिए मेरे मन में बहुत अच्छा भाव, अच्छा प्यार, कुछ कर गुजरने की सोच है। भले कर पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन सोच बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल। और इससे आपने जो बोला कि वो लोग समाज छोड़ते हैं और अपनी ज़मीन को छोड़ देते हैं और मेरी एक मेमोरी भी है छोटी-सी इसमें कि मेरे घर से बहुत ही मेरे क्लोज़ मतलब एकदम ही अपने वाले एक आईपीएस थे। और होता है जब आप बड़े शहर में जाते हैं, मैं दिल्ली आया तो लोग बोलते हैं कि भाई अपनी चाचा ही अपनी दादा वहाँ पे आईपीएस है, आप उनसे मिलना। और मैं उनसे एक तो हिम्मत करना कि भाई आईपीएस से मिलने जा रहे हो आप, मेरी एज भी, उम्र भी कम थी उस समय और मैं उनसे मिलने गया और हिम्मत करके मैं बोल भी नहीं पा रहा था कि मैं भाई कहाँ से हूँ, मैं क्या बैकग्राउंड, फिर भी मैं उनसे मिला और मैंने वो एक शब्द निकाल पाया कि चाचा, मतलब आप मेरे चाचा हैं और मैं उनको चाचा नहीं बोल पा रहा हूँ कि सर ही बोलना है क्योंकि भाई एक रूल है। तो मैंने बोला सर मैं इस जगह से हूँ और इस घर से हूँ। तो बोले हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? तो मेरा ऐसा सर का मतलब मैं फिर दूसरी लाइन मेरे मुँह से आ नहीं पाई। तो वही वो जो एक ज़हन में बैठ जाते हैं कि भाई हर ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद तो खैर काफ़ी मेरे क्लोज़ फ्रेंड भी ब्यूरोक्रेट्स में बने और वो काफ़ी सब अच्छे भी हैं। बट वो प्रोटोकॉल वो काफ़ी मेंटेन करते हैं लोग कि भाई समाज छोड़ दो, भाइयों से दूर रहो, बातचीत ना करो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वो सहजता मैंने पिछले कई दिनों से देखी और जितने लोगों से आपके बारे में पूछा भी,
जो भी आपसे जुड़े हुए लोग सब बोले कि भाई वो तो ऐसे ही हैं, जब से जान रहे हो, जब से जान रहे हो वो ऐसे ही मिल रहे हैं आपको। खैर, उत्तर प्रदेश और जब आपकी ज्वाइनिंग हुई, और उत्तर प्रदेश में काम करना इतना आसान तो है नहीं, खासकर आपको छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, राजनीतिक चुनौतियां होती हैं, सामाजिक चुनौतियां, तो आप कैसे कर पाए, इतनी सहजता से काम कैसे कर पाए, और क्या दिमाग में प्लानिंग थी कि मैं इस शहर को ऐसे बदलाव करूंगा और लोग एक्सेप्ट करेंगे उस बदलाव को? देखिए, मेरा एक मानना है कि हम लोग सोचते हैं सामने वाला ठीक हो, बहुत बढ़िया हो, और वो साधु महात्मा हो, संत हो, अपने बारे में नहीं सोचते कि हमें क्या करना है। हाँ समझिए बात को। जी। जैसे मेरा ये मानना है, जैसे मैं यहीं ऑब्जर्वर होके आया, रूपनगर में ऑब्जर्वर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं। तो जब वो मेरा बर्ताव, मेरा काम करने की शैली अच्छी, तो मेरा क्या है, जो गड़बड़ लोग हैं वो मेरे से अपने आप दूरी बना लेंगे। वो मेरा ऐसा व्यवहार, सोच, देखो सामने वाला कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। सामने वाले को क्या चाहिए वो सामने वाले में देखता, वो नहीं मिलेगा तो दूरी बनाता जाएगा। यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, ये हमारी सुनेगा नहीं, गड़बड़ करोगे तो टाइट कर देगा, कार्रवाई कर देगा। तो जो आप अगर अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ते चले जाएंगे और बुरे लोग आपके साथ हटते दूर होते चले जाएंगे। तो मेरा यही रवैया, मैं जहाँ जाता हूँ मेरा यही व्यवहार है। तो जो अच्छे लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ते चले जाते हैं, जो बुरा है वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि ये दाल नहीं गलेगी, वो मेरा एटीट्यूड वो धीरे धीरे दूर होता है। अब वो जो बुरे भी हैं उसमें अधिकांश लोग अपने आप को बदल लेते हैं। वो भी इनके साथ थोड़ा ठीक से ही है। हाँ, अच्छा है, अगर इस टीम में रहना, अच्छा काम करना है तो भाई जब तक ये बदल लो, तो जो बुरा है वो भी अच्छा हो जाता। तो ये जो औरा कहते हैं ना, हर आदमी का एक औरा होता है। राइट। आप जैसा औरा क्रिएट करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, और जैसा औरा नहीं क्रिएट करोगे वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं तो जहाँ मैं यहाँ आया हूँ ऑब्जर्वर होके, मेरी 2 विधानसभा है, तो मुझे पहले से ही जानते हैं ऑनलाइन बहुत सारी चीज़। आज मैं अभी यहाँ आने के पहले बाल कटा रहा था तो जो बाल काट रहा था, मैं कहीं, उसने कहा वो बार्बर है, बिजनौर का है, यूपी का, वसीम नाम है। कहा मैं आपको जानता हूँ। हमने कहा तुम कैसे जानते हो भाई, कैसे, आपका नाम हीरा लाल है? हमने कहा हाँ। कहा मैं आपको जानता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आपके बारे में बहुत, आपने किताब लिखी है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा, मैं हैरत में पड़ा, कहाँ बॉम्बे, कहाँ यूपी, ना कभी मैं उससे मिला, और वो मेरे बारे में बहुत डिटेल जानता था। तो देखिए, अच्छा वो क्या है, वो अच्छे लोगों को ढूंढता है, उसी में कहीं ना कहीं अच्छे लोगों में सोशल मीडिया से मैं भी टकराया। तो इस वजह से तो अच्छे लोग अच्छे होते हैं, उनके साथ अच्छे लोग जुड़ेंगे, बुरे लोग जो होते हैं उनके साथ बुरे लोग जुड़ेंगे। आप बढ़िया और अपने चारों तरफ क्रिएट करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे तो आज तक यही एहसास हुआ। अच्छा, कुछ जो आपने अपने एरिया में काम किया, अगर उसके बारे में थोड़ा बता पाएं कि मतलब वो काम कैसे, शुरुआत कैसे हुई, दिमाग में कैसे आइडिया कि ये सब काम, क्योंकि डीएम की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो समाज में घुस के और लोगों से काम करवाना, लोगों को जोड़ना है, ये आइडिया आया कहाँ से आपके दिमाग में, और क्या क्या काम करवाया आपने? देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैं डीएम बांदा बन के गया जी। तो जब मैं डीएम बांदा बन के गया तो मुझे पहले से ही पता था कि बांदा में बदमाश, डाकू के लिए वो फेमस था जी। लेकिन जब मैं गया तो वो सब चीज़ें नहीं थी। पानी की समस्या मैं पेपरों में पढ़ा करता था कि, और तो वो पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में पानी की समस्या को लेकर के दिक्कतें होती थी। तो जब मैं गया तो वहाँ सबसे पहली समस्या जो आई पानी की आई, एक पंप था वो जाम खराब हो गया तो वहाँ रोड जाम कर दिए। तो पहली समस्या जब रोड जाम की आई कि पानी की आई, फिर मैंने उस पर पता किया, पहले से था ही। तो हमें लोगों ने बताया साहब अभी आप ये अगस्त सितंबर है, मई वई में तो औरतें चूड़ी भेंट करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं और टीएम को बैठने नहीं देती। तो मैंने फिर इस पर रिसर्च किया, बात किया और कि कैसे ये हल होगा, क्या होगा। फिर बात करते करते ये हुआ कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसमें एक एक्सपर्ट बुलाए, महेंद्र मोदी जी आईपीएस अफसर थे, वो पानी काम बहुत, उनको बुलाए। यूनिवर्सिटी है वहाँ एग्रीकल्चर, उसमें हर गांव का प्रधान, हर गांव का सचिव, हर गांव का लेखपाल बुला के एक दिन का इवेंट किया, यहीं से शुरू किया। ठीक है, फिर और क्या किया जाए, और क्या किया जाए, ऐसे धीरे 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 करते गए और उससे पानी बचता गया और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया 1.5 साल में। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, हम चाहते हैं एक ही दिन में करें और एक ही दिन में रिजल्ट मिल जाए, ये नहीं होने वाला है।
गवर्नेंस में तो ये कतई नहीं होने वाला है। जो हमारा पेशा है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में काम को करते रहिए, पेशेंस रखिए, आपको रिजल्ट पाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज के डेट में आदमी सोचता है इधर लगाओ उधर पाओ, वो लॉन्ग टर्म सोचता ही नहीं, वो शॉर्ट टर्म सोचता है। तो ये गवर्नेंस में एक दिक्कत आ गई है। तो जैसे पानी की समस्या, फिर एक सैल्वी शारदा टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार थी, मैं आ रहा था तो उसको जब पता लगा तो उसने मुझे बधाई दी और कही भैया आप बांदा कलेक्टर होके जा रहे हैं, वहाँ मेल न्यूट्रिशन की बड़ी समस्या है, ब्लॉक नरैनी है, वहाँ पे कुछ यूनिसेफ ने काम किया था, हमने रिपोर्ट लिखी थी, तो हमने कहा आप रिपोर्ट भेज दो। उन्होंने मुझे रिपोर्ट भेज दी। अगले दिन मैंने ज्वाइन करने के बाद यूनिसेफ का जो एक रिप्रेजेंटेटिव थी गरिमा सिंह, मैंने बुलाया, हमने कहा ये न्यूज़ है और इसमें क्या सच्चाई है। तो उसने कहा हाँ सर, ये 7 ब्लॉक छोड़ के 1 ब्लॉक में हो। तो हमने कहा अब तुम प्लान बनाओ, ये जो काम हुआ है मैं 8 ब्लॉक में पूरे जनपद में लागू करूंगा। अच्छा। और उसका प्लान बनाया, इसी तरह से उसमें काम करने वाले सभी लोगों को जोड़ा, धीरे धीरे करते रहे और वो हमारा मेल न्यूट्रिशन का एक इतना अच्छा मॉडल बना कि नीति आयोग ने उसको बेस्ट प्रैक्टिसेज में पेज नंबर 73 पर उसको एक मॉडल के रूप में लिया। तो पानी का मॉडल मुझे वहाँ की जनता ने बताया, मेल न्यूट्रिशन का मामला मुझे एक पत्रकार ने बताया। ऐसे समाज में कहीं भी कोई अच्छी चीज मिलती है तो मैं उसको उठाता हूँ, लागू करता हूँ और ये कभी नहीं करता कि ये आइडिया मेरा है। जिसने मुझे वो आइडिया बताया उसी का नाम लेके उसी का प्रचार करता हूँ। जैसे जो मैंने ये किताब डायनेमिक डीएमए लिखी है ये वाली, इसमें जो मेल न्यूट्रिशन का चैप्टर लिखा है उसमें मैंने शुरुआत ही यहीं से की है कि एक पत्रकार है सैल्वी शारदा, उन्होंने मुझे ऐसे बताया। ये नहीं कि आइडिया दूसरे का, हमारे यहाँ ये चोरी भी बहुत करते हैं, आइडिया दूसरे का और अपना बताएंगे। और डीएम साहब के सामने कौन बोले, और डीएम साहब के सामने कौन बोले। हमारे इस किताब में कम से कम 1000 लोगों का नाम होगा जिसने मुझे जो बताया, मैंने वो क्रेडिट उसी को दी, चाहे लिखने में, चाहे लाउड स्पीकर पे, चाहे मीटिंग में और चाहे कहीं वार्ता में मैं बताता था कि हमारा ये आइडिया मेरा नहीं। दूसरा उदाहरण, नेकी की दीवार नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहे थे हमारे अवधेश निगम, और तहसीलदार थे बांदा सदर तहसील में। एक दिन मुझसे आए, नेकी की दीवार पुराना कॉन्सेप्ट था, वो बाहर काफ़ी चल रहा, लोगों के घरों से खराब और ऐसे आइटम ले करके दीवार पे टंगवा देते थे और जो गरीब लोग आते थे वहाँ से लेके चले जाते थे। वो मुझे बताए, मैं उनके यहाँ देखने गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा मेरे पास 4 तहसील और है, अब ये नेकी की दीवार उन 4 तहसीलों में भी बनेगी और इसका जो टीम लीडर होगा वो अवधेश निगम होगा, क्योंकि उसको जानकारी है। मैंने 5 तहसीलदार की बैठक बुलाई, निगम से कहा हमने और सभी लोगों को बताओ और तुम इसको लागू कराओ। तो क्रेडिट अवधेश निगम की थी, मेरा नहीं। मैंने अपनी किताब में यही बात लिखी है कि नेकी की दीवार मेरी नहीं थी, अवधेश निगम की थी। मेरा इतना रोल है कि मैं उसको अच्छे को अच्छा समझ पाया और उसको फैला दिया, मेरा रोल इतना है। लेकिन वो आइडिया था। इस तरह से जितने भी जहाँ अच्छे आइडिया, लोग अच्छा आइडिया लेने में अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है लोग, एक्सेप्टेंस नहीं। अरे कहेंगे मैं बहुत ज़बरदस्त आइडिया चुराता हूँ अच्छा, और वो आइडिया चुरा करके और लागू करके उन्हीं का प्रचार करता हूँ। भाई ये ऐसे ही एक प्रशंसा गुप्ता थी, उसने रेन हार्वेस्टिंग वाटर पे हमें बहुत सारी बातें बताई, मैंने उसका हर जगह नाम लिखा है। तो जो समाज में ये कोई, देखिए एक चीज़ और भी है, लोगों को ये गलत फहमी है कि सब कुछ आईएएस ही जानता है, पीसीएस जानता, नीचे वाला नहीं जानता। मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा जानता है, और एक आईएएस से अच्छा एक चपरासी अपने फील्ड में जानता है। जैसे कोरोना में बाथरूम की सफाई करना था तो हम 1 घंटा सफाई करते थे, उतना बढ़िया नहीं कर पाते थे। हमारा जो साफ करने वाला आता था तो 10 मिनट में इतना बढ़िया साफ कर देता था। तो उस फील्ड में उसका नॉलेज हमसे कई गुना अच्छा है, लेकिन हम उसके नॉलेज को रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं सबके नॉलेज को, सबके एज को और सबके स्वभाव को रिस्पेक्ट करता हूँ और उसको ले करके समाज हित में प्रयोग करता हूँ। राइट। अच्छा, थोड़ा सा अगर हमें ये बता पाएं कि जो ब्यूरोक्रेसी है
कंप्लीट ये वर्क कैसे करती है? क्योंकि एक ऊपर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर ब्यूरोक्रेसी है, तो ये तीनों कैसे एक ही समन्वय पे काम करते हैं, एक ही लाइन में काम करते हैं? आप लोगों को किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, सेंट्रल का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता है, ऐसा है, या ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है? देखिए पूरा सिस्टम क्या है, मैक्सिमम जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है तो 80% काम तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अच्छा। फिर मान लीजिए कुछ जैसे रेलवे है, टेलीकॉम है, ऐसे जो सेंट्रल का पार्ट, जो सेंट्रल के कुछ विभाग है उनके कुछ ऑफिसेज जिले में होते हैं, तो वो जो उनके ऑफिस के लोग, जैसे मान लीजिए रेलवे है, अब रेलवे में मान लो कोई जमीन का लफड़ा है, जमीन की कोई दिक्कत है, तो वो कैसे टैकल करेगा? वो कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखेगा या कंसर्न एसडीएम को चिट्ठी लिखेगा या मिलके बात करेगा, फिर एसडीएम उसकी मदद करेगा। तो ये जो जिस विभाग, मान लीजिए उसको कोई मेडिकल की ज़रूरत है तो मेडिकल विभाग से मिलेगा, और अगर किसी से नहीं मिलेगा तो सबका कोऑर्डिनेटर डीएम होता है और तहसील में एसडीएम होता है। अगर वो तहसील में मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है तो वो एसडीएम से मिलेगा, और हमें तो पता ही है रेलवे का अधिकारी है तो अपने लिए तो बात कर नहीं रहा है, तो अगर वो कोई बात सही कह रहा है तो वो हमारी बात वो मानता है, हम उसकी बात मानते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक मुझे कहीं बैठक में जाना और रेलवे के रिजर्वेशन जाना है चाहिए, तो मुझसे कहेंगे कि साहब को ये चाहिए, तो अरेंज करके कराता है। या मान लीजिए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है उसको, तो हमें बताएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन एक बहुत इस्टेब्लिश्ड कोऑर्डिनेशन हमारे देश में बन गया है। कहीं कोऑर्डिनेशन में बहुत दिक्कत नहीं आती है, प्रोवाइडेड की बदनीयती ना हो। अगर बदनीयती होगी तो कितना भी अच्छा होगा, दिक्कत आएगी। अगर बदनीयती नहीं हो तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, और चाहे कोई लोकल गवर्नमेंट हो, कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है। और जैसे आप काम करते हैं, आपके जैसे डीएम जब काम कर रहे हो, जो आपने बदनीयती की बात बोली, बदनीयती का रीज़न ये भी हो सकता है, एक तो आदमी के अंदर भी करप्शन है और एक सिस्टम का भी प्रेशर हो सकता है कि भाई सिस्टम भी उसके ऊपर दबाव दे रहा है कि आप ये काम ना करो। तो आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है या गवर्नमेंट का प्रेशर होता है? देखिए ये बताइए, आप तो कह रहे हैं पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी डीएम, हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं ना, उसमें प्रेशर नहीं रहता? बताओ। सबको घर में जितने परिवार रहते हैं सबका मुंह टेढ़ा रहता है। हमने ये कहा था, हमारा ये नहीं बनवाया, हमने ये मांगा था, मेरा ये नहीं खरीदा। एक छोटा सा परिवार में आप परिवार छोड़ दो, मियाँ बीवी 2-4 बच्चे हैं, 2 बच्चे, मियाँ बीवी 4 लोगों का कुनबा और माता पिता, अम्मा का उधर गड़बड़, सास बहू झगड़ा, बेटे और बाप में झगड़ा हो रहा है, मतलब वो खुटुर फुटुर चलता रहता है। तो जब एक परिवार में ये इस तरह के डायनेमिक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डायनेमिक्स, तो ये तो बहुत बड़ा है। वो पता नहीं कहाँ के डीएम साहब, पता करना ही कहाँ के एमएलए साहब, पता नहीं कहाँ, बहुत डाइवर्स और बहुत डिफरेंट जोन से आए, जबकि ये खून में जब दिक्कत। तो देखिए ये जो बैलेंस बनाना एक आर्ट है। इसी को कहते हैं कि वही उनको बहुत नॉलेज है, उनको बहुत अच्छा अनुभव, उनको कोई समस्या दे दो वो सब ठीक कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमेशा लर्न करनी चाहिए। राइट। जब आप नौकरी में आ गए, अगर आप इस माइंडसेट से हैं कि हम तो आईएएस हो गए, मुझे कुछ नहीं लर्न करना, आपको हमेशा थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ नॉलेज गेन करना चाहिए। मैं करता हूँ, मैं नौकरी में आने के बाद मैंने 1 साल रह के अमेरिका में एमपीए किया, फिर लौट के आया, एमबीए किया, पीएचडी की, इस समय मैं डीलिट कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, इसके बाद भी पढ़ूंगा, इसी दिसंबर में मेरा डीलिट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया थियोरेटिकल नॉलेज। और प्रैक्टिकल नॉलेज तो मैं 24 घंटा रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। कोई ड्राइवर है, अगर उसने भी कोई अच्छी बात, जैसे जो ड्राइवर मेरे साथ यहाँ हैं इलाहाबाद के, दुबे जी, उनको 29 साल हो गया, उनको गली मोहल्ला का नॉलेज है। आप नाम बता दीजिए, बिना वो गूगल हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि फिर उनकी पर्सनालिटी को एसेस किया कि वो सीरियस हैं और उनके अंदर मैच्योरिटी है, इसलिए जहाँ एक बार जाते हैं वो रास्ता देख लेते हैं। तो अधिकारी को सेलेक्ट होने से केवल एक प्लेटफार्म मिलता है, उसे डे एंड नाइट लर्निंग मोड में रह करके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, अगर उसे कुछ परफॉर्म करना है। और नहीं तो वो नौकरी में तो रहेगा लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक जो अच्छी चीज़ आपने बताई कि एक पढ़ाई एक अलग चीज़ है, आईएएस की आप तैयारी करते हैं, फिर आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, और एक ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो अलग चीज़ है। एक लीडरशिप क्वालिटी बहुत इसमें उभर के आती है कि एक आदमी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है।
चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईएएस हो, या फिर वो लीडर ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है सोसाइटी को लेके चलने की, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? और लोग जो आईएएस बन रहे हैं, मैं आईएएस ही नहीं कहूँगा, जो भी अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। उसको कैसे अपने अंदर लाएँ और कैसे उसको ग्रो करें, उस लीडरशिप क्वालिटी को अपने अंदर? लीडर का क्या मतलब होता है? लीडर का मतलब जो आप में विश्वास करे, आपका कहना माने, आप सामने वाले का ट्रस्ट जीतना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपकी देने की आदत है, जबकि दुनिया में होता क्या है, वो लेने की आदत होती है, देने की आदत नहीं होती। तो जिसके अंदर देने की आदत नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। और जिसके अंदर देने की आदत है वो लीडर बाय बर्थ है। ठीक, ये अच्छी बात तो है। आप जो लीडर की बात कह रहे हैं, मैंने काफी अपने सोशल मीडिया पे डाला, देने को हम जब अगर देने माने दाता और लेना माने कर्जदार, और हर आदमी दाता तो बनना चाहता है, दाता तो बनना चाहता है, लेकिन उसका एटीट्यूड होता है लेने वाला। तो ये दोनों अपोजिट है। तो देने में लोग हम सोचते हैं पैसा देना, सबका माइंडसेट है देने का मतलब पैसा देना। हाँ, कुछ लेन देन की बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, देने के लिए बहुत सारी चीजें, आप किसी को आइडिया दे दो, किसी आपका कोई कनेक्ट है, आप उससे फोन कर दिए, भाई आपके विभाग में इस आदमी का काम है, ये मेरे गांव का है, जानने वाला, इसका काम कर देना, पैसा तो नहीं गया। तो देने के 100 तरीके हैं, उसमें पैसा एक तरीका है। तो अगर आप बिना पैसे वाले 99 तरीके से लोगों को दे रहे हैं और मदद करें तो आप लीडर बन जाएंगे। यही क्वालिटी है। हम हमेशा देना ही जानते हैं, हम लेना जानते ही नहीं। हम सोचते ही नहीं कि हमें लेना है। हमें देने में मजा आता है, मदद करने में मजा आता है, देने में मजा आता है, वो मेरी हॉबी बन गई है। तो यही लीडरशिप क्वालिटी है मेरे बहुत सिंपल परिभाषा में। और अब मैं दिन में अगर 2-4 लोगों को कुछ ना दूं तो मेरे को बेचैनी होती है। बेचैनी होती है, तो बेचैनी मैंने देखी है 2-3 दिन से हाँ, आपके अंदर कि इससे मिलो, उससे मिलो। मैंने कहा कि भाई इनका काम खत्म हो, अब आराम करें, ड्यूटी कहाँ ही मिलने जा रहे हैं। वो जो बेचैनी है ना आपके अंदर, क्यूरियोसिटी की भाई मिलना है, जानना है, और किसको क्या कनेक्ट करा दें, किसका कोई काम हो जाए, किसी की कोई हेल्प हो जाए, ये बड़ी अच्छी अलग ही क्वालिटी है आपके अंदर। एक और चीज़ है सर कि जो लोग जो पढ़ाई करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, आपको लगता है कि सोसाइटी में जब वो आते हैं तो उनको एक अलग चीज़ का सामना करना पड़ता है, अलग तरह के लोगों का। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक उत्तर प्रदेश के आदमी हैं और आपकी पोस्टिंग हो जाए एमपी में या फिर उड़ीसा में, आप वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को जानते नहीं हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और फिर आपकी पोस्टिंग होगी, फिर वहाँ आपको जेल होना, तो एक डीएम के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है ऐसी जगह पे जाना पोस्टिंग होने के बाद? देखिए, डीएम के लिए तो मेरा मानना है कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का ये जो डीएम की सीट है या जो इंडिया के गवर्नेंस करने का सिस्टम है, वो ऑल अक्रॉस कंट्री सेम है। एक डीएम होगा, एसडीएम होंगे, थाना होगा, तहसील होगी, डिपार्टमेंट होंगे, डीएम सबको कंट्रोल करेगा। ये जो सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट की जो चैलेंजेस होगी, जो वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, तो गवर्नेंस के सिस्टम वाइज समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो तो सिस्टम सेम है। अब रही बात वहाँ के सिचुएशन की और वहाँ के लोकल इन्वायरमेंट की, तो देखो यार, एक गांव में जो 2 गांव है ना, एक गांव में जो लागू हो जाएगा दूसरे में नहीं लागू होगा। इंडिया का हर गांव एक कंट्री जैसा है। एक स्कीम एक गांव में लागू हो जाएगा, वही स्कीम बगल में नहीं लागू होगा। मान लीजिए एक गांव में है, हारा प्रधान और जीता प्रधान दोनों अच्छे हैं, दोनों मिलके आपका प्रोग्राम करवा देंगे, और दूसरे में हारा और जीता में झगड़ा है, नहीं होगा। तो ये जो आप कहना चाह रहे हो, मैं इसको एक दूसरे उदाहरण से समझाऊं। मैं अभी मई में, जून में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जब मैं पंजाब में ऑब्जर्वर था 6 आनंदपुर साहब में, तो मैंने वहाँ ग्रीन इलेक्शन कराए, उसकी ये बुकलेट है। ठीक है, ये ग्रीन इलेक्शन मतलब क्या हुआ सर? ग्रीन इलेक्शन, हाँ, अभी मैं ग्रीन इलेक्शन को भी एक्सप्लेन करूंगा एक अलग से। ग्रीन इलेक्शन कराए। अब मैं यहाँ ऑब्जर्वर होके आ गया महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, और मुझे 172 अनुशक्ति नगर और 173 चैम्बूर का ऑब्जर्वर बनाया गया। अब वहाँ वाला जो फार्मूला मैंने लगाया था, सारे के सारे यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं। क्यों? वहाँ की स्थिति अलग, यहाँ पूरा शहर है और वहाँ पूरा देहात था। तो यहाँ कुछ यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं, यहाँ कुछ
बेसिक तो जो है, बेसिक काका काका सेंटेंस तो वही है कि ग्रीन इलेक्शन कराना। लेकिन वहाँ ये नहीं कि अभी हम मई में जो 100 कराए थे 100% ला के यहाँ कर दें, ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ का हम केवल यहाँ 50% कॉपी कर पा रहे हैं, वहाँ वाला यहाँ 50% यहाँ की स्थिति के हिसाब नई से चीजें हो रही है, हो रही हैं। तो जो आप ये कहना चाह रहे हो, जब हम लोग यहाँ जाते हैं हमारा इतना अनुभव होता है, अच्छे लोग मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लोग कहते हैं कि ये दुनिया बड़ा ख़राब है, वो काम करना डिफ़िकल्ट है। मैं इसके मेरी सोच या चूँकि हो सकता मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। आप जैसे हैं आपको वही चीज़ मिलेगी। आप ख़राब हैं तो आपको ख़राब दिखेगा, आप अच्छे हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। मैं यहाँ भी आया, सारे लोग खुश हैं, सबके अंदर ऊर्जा आ गई, सब लोग एसोसिएट हो गए, सब लोग ग्रीन इलेक्शन से जुड़ गए। अभी 28 के पहले कुछ नहीं था, एक माहौल क्रिएट हुआ और सबको उसमें फ़ायदा दिख रहा, सब जुड़ गए। और अगर हम ये काम ना करते तो कुछ नहीं होता। तो ये जो आप कहना चाह रहे हो, जब नई परिस्थिति में आप जाते हो तो पुराना बैकग्राउंड वो फाउंडेशन का काम करता है। वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार आपको वहाँ की दीवार व्हाइट वॉशिंग नए सिरे से करना पड़ेगा। आपने इतनी सारी चीज़ें बातें की, उसमें एक नीयत बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि आपका इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है इस पद पे आने का। मैं एक ऐसे ही जानना चाहता हूँ एक आम आदमी के हिसाब से कि बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत सारे थोड़े बुरे भी हो सकते हैं। पूरे भारत को डेवलप होने में, जो गांव है, गांव शहर से कनेक्ट होने में, शहर को और आगे जाने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? किसकी नीयत में दिक्कत है कि हम लोग उतनी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ रहा है, अपनी स्पीड वो नहीं हो रही है जो कि दूसरे देशों की है? तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में फॉल्ट लग रहा है। हाँ, देखिए ये बहुत डिबेट का पॉइंट है जी, मैं समझता हूँ इस बात को। हाँ, कि डिबेटेबल है, ये बड़ा डिबेट बट ऐसे चूंकि आपने गांव का सर्वे किया और मुझे लगता है एक गांव जैसा ही एक इकोसिस्टम हर जगह है, आप समझ सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। देखिए, कोई चीज इवाल्व होने में टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका कह रहे हैं डेवलप्ड कंट्री है जी, तो आज जो हम देख रहे हैं कितने साल में देख रहे हैं, कितना साल हो गया। और आप अपने कंट्री को देखो। नहीं, बट बहुत सारी कंट्री हमारे बाद भी आजाद हुए। अब बहुत सारी कंट्री हमारे बाद में आई, हमसे आगे निकल गई, दोनों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हमारा जो लोकतंत्र है, ये जो इवाल्व हो रहा है, हम भी आपकी बात से सहमत हैं कि इसकी जो स्पीड है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, जितना हमारा एक्सपेक्टेशंस है। तो इसमें बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, बहुत सारे निगेटिव पॉइंट हैं, और ये धीरे धीरे इवाल्व हो रहा है। और इसमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीज़ों का, कभी जुडिशियरी साइड से दिक्कत आ गया, कभी ब्यूरोक्रेटिक साइड से दिक्कत आ गया, कभी लेजिस्लेटिव साइड से दिक्कत आ गया, तो कभी रिसोर्स नहीं है इसकी दिक्कत आ गई। हमारे पास डिफरेंट जो समस्याएं हैं, उनका जो बढ़िया मैनेजमेंट हो करके एक अच्छा आउटपुट आना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम बहुत उतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैं इसलिए सवाल करूँ, मैं भी समझता हूँ कि बहुत डिबेट का इशू है, और चूँकि आप गांव को समझते हैं, समाज को समझते हैं, और एक छोटे सैंपल में तो आप काम कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में काम करना मतलब एक आपने पायलट तो सेट किया ही है। आपके जैसे माइंडसेट के लोग अगर 25, 30, 50 भी हो जाए तो लगता है कि बदलाव संभव है? बिल्कुल संभव। कोई देखो, इस देश को में महात्मा गांधी तो एक हुआ यार ना जी, सरदार पटेल जी एक हुए ना जी, भीमराव अम्बेडकर एक ही हुए ना, दूसरे महात्मा गांधी नहीं हुए। अच्छा काम करने के लिए एक ही पर्याप्त है। तो अगर अच्छे की संख्या एक से ज़्यादा हो जाए तो बदलाव तो लाजमी है और होगा ही। मैंने महात्मा गांधी का उदाहरण देके अपनी बात को पुष्ट करने की कोशिश की जी। एक और चीज़ सर है कि जब आप, जैसे आपने किया भी है, मैंने आपके बारे में पढ़ा और देखा भी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोज़गार पैदा करना है, एक शायद आप तो जानते ही होंगे कि एक ITI नाम की अपनी संस्था होती थी जो कि काफ़ी एक्टिव थी, और जो आज हम बोलते हैं कि चाइना में हर जगह पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, या छोटी छोटी जगह पे लोग प्रोडक्शन करते हैं। हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हमारी कमी आई। तो आपको लगता है कि एक ITI या इस तरह की संस्था का पिछड़ना भी एक रीज़न रहा है रोज़गार के बढ़ने में, रोजगार का कम होने में? देखिए, हम लोगों का, मेरा जो इसमें आपका एक काम भी है उस पर, हाँ, मेरा इस पर मानना ये है, जो मैंने अनुभव किया है इतने 30 साल की सेवा में, हमारे यहाँ एक माइंड सेट रोजगार करने का नहीं, नौकरी का है। पार्टिकुलरली हिंदी बेल्ट में, अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उधर राजस्थान में हैं, पार्टिकुलरली मैं बॉम्बे
को नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। तो वहाँ क्या है, पढ़ाई का मतलब नौकरी। अगर वो पढ़ाई किया और नौकरी नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं करना चाहिए। वो व्यापार, स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से व्यापार उनके सोच में दूर दूर तक नहीं है। यही गड़बड़ी मतलब शुरुआती दौर की जो अंडरस्टैंडिंग है वही गड़बड़ होगी। बॉम्बे में उल्टा है। बॉम्बे में हर आदमी नौकरी नहीं, स्किल डेवलप करता है और बिजनेस करता है। तो यहाँ के सोच में वहाँ के सोच में जो ये अंतर है, यही मेन बात है जो मैंने समझा है। तो कहीं ना कहीं आईटीआई का पिछड़ना मुझे लगता है कि एक या उसका अपग्रेड ना होना, वही पुराने धर्रे पे हम लोग आईटीआई को चलाते हैं, इसका एक ये रीजन तो रहा ही है। अच्छा, दूसरी एक बात जो आपने बहुत जोर दिया आपकी सारी कार्यशैली में, जो मुझे समझ में आई कि आपने कम्युनिटी बिल्डिंग पे बड़ा वर्क किया है कि कम्युनिटी को एक साथ जुड़ के काम करें, कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करें। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि भाई पूरी सोसाइटी को, समाज को एक मकसद के लिए जोड़ना, कैसे किया आपने? ये मुश्किल नहीं, सबसे आसान काम है। अच्छा। और आप अपनी जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, ये लोग नहीं कर पाते हैं। जबकि मुझे जो मेरा एक्सपर्टीज है मुझे बहुत आसान लगता है। ये आसान कब होगा ये, और लोग कर क्यों नहीं पाते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। आप क्या करेंगे, हम कुछ भी हो, फायदा हो हमारा हो, हम ही आगे बढ़ें, हम ही आगे जाएं, सामने वाला ना जाए। जो इस माइंड सेट से काम करता है वो कम्युनिटी वर्किंग में 100% फेल है। जब आपके मन में ये बात होगी कि नहीं, हमारा फायदा हो या ना हो, सामने वाले का हो, सामने वाले का भला हो, बस वहीं से माहौल बन जाता है और कम्युनिटी जुड़ती चली जाती है। वही अगेन गिविंग वाला फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं कि जिसने जो किया, जिसको जो मिलना चाहिए वो उसको रिवार्ड करते हैं, चोरी नहीं करते। आइडिया उसका बताया, अपना काम उसने किया, हाँ, ये कुछ नहीं। तो जब सबको ये लगता है कि मेरी पूंछ है और जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू है, तो आदमी जुड़ता जाता है, और जुड़ता जाता है तो कारवां बनता जाता है। तो हम जो काम करते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं कलेक्टर था तो पानी पे कोई बात होती थी तो पूरी कमेटी बैठती थी। मेरा जो आइडिया था सामने वाले से उसी पे आइडिया आया। हमने कई बार अपने आइडिया को विड्रा किया और सामने वाले को आइडिया को एक्सेप्ट किया और पब्लिक में कहा कि देखो इनका आइडिया मेरे आइडिया से, भले ही मैं कलेक्टर हूँ, इंजीनियर साहब का आइडिया मुझसे बेहतर है, इनका चलेगा और हम अपना विड्रा कर रहे हैं। तो वो हिम्मत चाहिए सच्चाई को एक्सेप्ट करके और पब्लिकली एक्सेप्ट करने की। और जिस दिन आपके अंदर ये क्षमता आ जाएगी ना, कम्युनिटी बिल्डिंग अपने आप होने लगेगी। गिविंग और एक्सेप्टिंग पब्लिकली, प्रेजिंग पब्लिकली द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये दो चीज ट्रिक्स है, इसी से हम करते हैं और हमारे अंदर ये है। ये नहीं है कि काम आपका और हम कहें हमारा है, ऐसा कभी संभव ही नहीं है, मेरे से पॉसिबल ही नहीं। तो पूरा मूल मंत्र क्या है आपके जीवन का, जो प्रशासनिक जीवन है उसका मूल मंत्र क्या है? क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि आप अभी तो आप इस पद पे हैं, कल आपकी जर्नी कुछ और भी हो सकती है, जिस तरह आपकी सीखने की प्रवृत्ति है। हर प्रोफेशन चेंज होता है, आपका व्यक्तित्व तो नहीं बदलता है। तो ये पूरा मूल मंत्र क्या है जो हमारे लोग, हमारे यूथ जो है उसको सीखें, समझे आपसे कि भाई इन चीज़ों को अपने जीवन में समावित करना चाहिए? कि देखिए, हम यहाँ आए हैं तो हमने जन्म लिया है, तो जन्म ये तो कह के आए नहीं कि हम अकेले अपने लिए जिंदा रहेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, जब हम समाज में जिंदा रहते हैं तो हवा कहाँ से आ रहा है? किसी ने पौधा लगाएगा, हवा उसे ले रहे हैं। पानी किसी ने बचाया होगा, पी रहे हैं। तो हम अपने लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें जो भी कुछ मिल रहा है, उसमें समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हमें पता नहीं, जिसको हम वैल्यू नहीं देते। तो भैया, जो समाज से ले रहे हो उसको दे दो, जिससे तुम्हारे ऊपर कर्जा ना रहे। तो हर आदमी के जीवन का ये मूल सोच होनी चाहिए कि केवल अपने लिए जिंदा मत रहो। ठीक है, जो ले रहे हो कम से कम उतना तो वापस कर दो, सूद ना दो, मूल तो दे दो। जैसे हम ऑक्सीजन यहाँ ले रहे हैं, हमने पौधा तो बॉम्बे में नहीं लगाया, किसी ने बॉम्बे में पौधा लगाया, तभी हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। तो हमें ये जो ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है, इतना पौधा हमें लगा करके वो वापस इन्वायरमेंट में डालना चाहिए। जो पानी हमें यहाँ पीने को मिल रहा है, उतना पानी हमें बरसात में बचाना चाहिए। तो मूल मंत्र यही है कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें जो है सोशल होना चाहिए। आपके पास 100 रुपये की कमाई है तो 90 अपने खर्च कर दो, कम से कम 10 तो समाज पे करो। अब आप
100 कमाई है और सोच रहे हो 100 और मिले, हमें ही को मिले। तो मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा सक्सेस का राज यही है, मैं सामाजिक सोच का आदमी हूँ। चाहे मुझे समय के रूप में किसी की मदद करनी पड़े, चाहे राय के रूप में, चाहे जो मेरे कनेक्शन है उनको फ़ोन करके काम कराना पड़े, कुछ उसकी फाइनेंशियल मदद छोटी मोटी वो करना पड़े, मुझे मदद करने में मज़ा आता है। तो यही मैं चाहता हूँ कि सब लोग, और जो सोशल व्यक्ति होता है वो खुशहाल होता है, उसको बीमारी कम होती है क्या, और वो ऊंचाई पे भी बहुत जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में हैं जो सोशल, महात्मा गांधी सोशल ही थे, सारे महापुरुष। हाँ, जितने महापुरुष हुए सब सामाजिक ही रहे। अच्छा, आपने वो बीच में अभी पौधे और ऑक्सीजन वाली बात हुई तो अपनी एक बात छूट गई थी, ग्रीन इलेक्शन वाली जी। अगर वो बताइए ग्रीन इलेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका? देखिए, जो ग्रीन इलेक्शन है, इलेक्शन में लगातार इलेक्शन होते हैं, तो जब इलेक्शन होते हैं तो गाड़ी ज़्यादा चलती, बैठक ज़्यादा होती, मटेरियल यूज होते हैं, तो हर एक्शन एक्टिविटी जो इलेक्शन की वजह से करना ही पड़ता है उससे ग्रीन गैस पैदा होती है। तो अगर इलेक्शन ना हो तो ये ना एक्शन एक्टिविटी होगी, ना वो ग्रीन इलेक्शन होगा, पैदा होगा। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन पैदा हो रहा है ड्यू टू इलेक्शन, या तो इसको रोक दो, पैदा ना हो कम कर दो, या अगर पैदा हो गया तो इसको खत्म कर दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कमीशन ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है इलेक्शन मस्ट बी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इको फ्रेंडली। तो ये जो इको फ्रेंडली है, इस समझने में थोड़ा टिपिकल वर्ड है, इसी का नाम हम लोगों ने ग्रीन इलेक्शन रख दिया। अच्छा। तो उसका मकसद है इको फ्रेंडली वर्ड जो कहा, इसकी पूरी डिटेल्ड गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि प्लास्टिक कम यूज करो, गाड़ी कम चलाओ, पूलिंग कर लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, जिससे कि ऑक्सीजन कम पैदा हो। और अगर मान लो कोई चीज़ हो ही गया है तो हर आदमी चुनाव के दिन या चुनाव के पहले एक पौधा लगाए, जिससे वो सोख, मतलब उसको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। अब बॉम्बे में है, यहाँ तो जगह है नहीं, तो गमले में पौधा लगाइए। देखिए आपके पीछे गमले में अगर हर आदमी एक एक पौधा गमले पे लगा के उसको जिंदा रखे तो कुछ जो ऑक्सीजन पैदा करेगा ना, तो जो ऑक्सीजन उधर से पैदा हुआ, अरे कार्बन ग्रीन गैस पैदा हुआ, इधर से मर गया। तो ग्रीन इलेक्शन का मतलब यही है कि ग्रीन गैसेज को रिड्यूस इन प्रोडक्शन आर न्यूट्रलाइज बाय प्लांटिंग द ट्री इन द पॉट्स। ये है पूरा प्रोसेस। ये बहुत सिंपल। मुंबई में थोड़ा मुश्किल हो गई करने में? नहीं, कोई सिंपल नहीं। देखिए, किसी चीज को करने में सबसे पहले आइडिया को बेचना है। यहाँ ग्रीन इलेक्शन क्या होता है साहब, ग्रीन इलेक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग आइडिया को बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक बार पता लग जाएगा आइडिया ना, तो धीरे धीरे बिकने लगेगा। तो अब लोग ग्रीन इलेक्शन क्या है, जैसे आप पूछ रहे हो, इसे बहुत सारे लोग ग्रीन इलेक्शन क्या है, तो मैं कहता हूँ मेरी ये किताब पढ़ो, या गूगल पे जा करके ग्रीन इलेक्शन डाल दो, मेरा नाम डाल दो, बहुत सारे मटेरियल हैं सारे, क्योंकि ये एक यूनिक मॉडल है और ये कोई नया मॉडल नहीं है। पूरे वर्ल्ड में करीब 100 से ज़्यादा कंट्री में ग्रीन पार्टी बन गई है। क्या बन गई है? और बाकायदे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो इंग्लैंड में चुनाव हुआ जिसमें सुनक जी हारे हैं, जो PM थे, वहाँ ग्रीन पार्टी के 4 MP जीते। अभी आपका जो परसों नरसों रिजल्ट आया है इसका अमेरिका का, वहाँ ग्रीन पार्टी चुनाव लड़ रही थी, समझ गए, और जिल वहाँ प्रेसिडेंट का। तो ऐसे करीब 400 जनप्रतिनिधि ग्रीन पार्टी से जीते हैं 100 से ज़्यादा कंट्री में। कोई MP है तो कोई MLA है, तो कोई कारपोरेटर है, तो कोई प्रधान है, तो कोई, तो ये धीरे धीरे फैल रहा। हमारे जिले में, हमारे देश में भी ये ग्रीन पार्टी बनाए थे। किसने बनाई थी? वो उत्तराखंड के हैं। अच्छा। वो बनाए थे 10 साल पहले, वो चल नहीं पाई है ना। मैंने उनसे भी संपर्क किया इस पर जब ये रिसर्च किया, लेकिन आपके UK में तो 4 MP हो गए, बहुत जब बढ़िया चल रहा है। ऐसे कई देशों में ग्रीन पार्टी की सरकार है। तो ये है ग्रीन इलेक्शन। अच्छा सर, मुझे एक, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि भाई ये पुलिस वाला आया, वो विलेन है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा कोई फिल्मी एक्सपीरियंस आपका हो जो हम लोग शेयर कर पाएँ कि भाई ऐसा दबाव था और ऐसे में आपने ऐसे उस सिचुएशन को हैंडल किया? मतलब वहाँ के अराजक तत्व हों, वहाँ का पॉलिटिकल प्रेशर हो, या छुटभैया नेता हों, लोग हो, और ऐसी परिस्थितियाँ हावी हो गई कि लगता है कि ये फिल्मी सीन हो गया पूरा। देखिए, फिल्मी सीन तो ऐसे जिंदगी में बहुत आते हैं, क्योंकि आपका लाइफ पब्लिक वाला लाइफ है। जैसे मैंने इसमें इस किताब में कई उदाहरण ऐसे लिखे भी हैं जी। जैसे मैं एक बहेड़ी में पोस्टेड था, एक मिल है केसर मिल, वहाँ घटतौली पकड़ी गई। अब जब मैंने घटतौली पकड़ी
तो वो जो मिल का मालिक था, हमारे जो ऊंचे अधिकारी थे, नाम तो लेना ठीक नहीं है, हमारे जो ऊंचे अधिकारी थे उनसे उनके बड़े अच्छे संबंध थे। अब मैं बहुत छोटा अधिकारी एसडीएम, मैं तो जनता का काम कर रहा हूँ। अब मिल वाले जा करके वहां से अटैच हैं, अब उनको तो अच्छा लग नहीं रहा है। अब वो परिस्थिति क्या, या तो मैं घटतौली रोकना छोड़ दूं, किसानों का शोषण होने दूं, और अगर मैं ये नहीं करता हूं तो जो हमारे बॉस हैं वो हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें उलझाएंगे, फंसाएंगे, जैसे होता है। लेकिन अब आपको यहाँ निर्णय लेना है, आप दोनों चीजें हैं, क्या किसको पसंद चूज करना है? तो हमने वो किसान को पसंद किया, घटतौली रोकना पसंद किया, और हमने उस उच्चाधिकारी जो मिल वाले जाके उनको, मैंने उसकी कोई परवाह ही नहीं की। इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी इसके बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं। मैं रामनगर में एसडीएम था, जो कि अब नैनीताल में चला गया। अच्छा। तो वहाँ मैंने बहुत लोग अतिक्रमण किए थे, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। वो लोग एनडी तिवारी साहब के बड़े क्लोज थे। एनडी तिवारी साहब बहुत जमीनी नेता थे। ये रामनगर का किस्सा है, जहाँ जिम कार्बेट पार्क है, मैं वहीं एसडीएम था। उन्होंने कहा, लोगों ने मेरा ट्रांसफ़र करा दिया ऊपर। कलेक्टर साहब भी मुझसे मेरे नाराज थे, क्योंकि वो एक गलत काम मुझसे कराना चाहते थे, मैंने वो नहीं किया। तो कलेक्टर साहब को भी, तो उधर नेता उधर कलेक्टर साहब, सब लोग मिल के, तो जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं कलेक्टर साहब से मिला। भगवती प्रसाद पांडे उनका नाम था, कलेक्टर, कि सर ऐसे मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा, पौड़ी गढ़वाल। उन्होंने कहा नहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये वो। इसी बीच में माता प्रसाद जी बस्ती के चीफ सेक्रेटरी थे, वो अगले दिन वहाँ दौरे पे आए, और मेरी जान न पहचान, मैं केवल इतना जानता था कि वो मेरे ज़िले के हैं। मैं उनके यहाँ गया, सुबह शाम को 6 बजे PWD गेस्ट हाउस में पर्ची लगाया, नाम लिखा और बस्ती ज़िला लिख दिया। हमें वो बुलाए नहीं, 2 घंटा में घर चला आया। रात के 9 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि चीफ सेक्रेटरी साहब आपको याद कर रहे हैं। मैं घर में आ गया था, मैं भागा भागा गया, तो बताए पूछे क्या है, क्यों, कहाँ के रहने वाले हो। बस्ती का एक आपस का सामाजिक लगाव था। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, और अगले दिन आकर के उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र रोक दिया। एक समय वो भी था, और फिर जो है मेरा मनोबल जो गिरने जा रहा था या टूटता या जो भी होता, वो बचा। तो 5 दिन के अंदर वही जो कलेक्टर साहब जो कह रहे थे नहीं नहीं आप चले जाइए और रुकेगा नहीं, दिस दैट, वही कलेक्टर साहब, जब उनको ये पूरी कहानी पता लगी, मैं अगले दिन जाके बताया कि सर मैं चीफ साहब से मिला था, चीफ साहब मेरे ज़िले के हो, ऐसे ऐसे है, और सर जो है 2-1 दिन देख लेते हैं। तो अगले दिन जब मेरा ट्रांसफ़र रुक गया, तो वही कलेक्टर साहब की भोल भाषा बिल्कुल बदल गई थी। तो देखिए, ये एक अनुभव है, ये खट्टा मीठा होना ही चाहिए अनुभव। यही आपको मजबूत बनाता है, यही आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है, और यही आपको ऊंचाई पे ले जाता है। ये मैं अपना रियल घटना बता रहा हूँ, रामनगर की ये घटना है। बहुत ही सर, आजकल के काफ़ी बच्चे जो IAS IPS तैयारी करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज हो कि इतना आसान तो है नहीं बनना, तो आप उनको क्या एक गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि भाई ये काम तो जरूर जीवन में करना, तो पक्का IAS बनोगे, या ना भी बने तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, कि आपको कुछ डाउन मत हो, कुछ ऐसा कोई मंत्र हो, कोई ऐसी बातें कुछ बताना चाहें आप उन लोगों को? देखिए, आप दुनिया में IAS नहीं, कोई भी काम करिए, आप वो काम करिए जिसमें आपको मजा आए। अगर आप कोई काम, नहीं, IAS के लिए लोग काफी लंबा टाइम लगा देते हैं, पूरा मुखर्जी नगर से लेके आप दिल्ली में देखते वो हैं। ज्यादा टाइम लगा देते हैं और सफल नहीं होते। इसका मतलब वो किसी के दबाव में तैयारी करें, खुद का इंटरनल फायर उस काम को करने का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा, मैं चाहता था वो IAS की तैयारी करे, उसका इंक्लिनेशन नहीं था, उसने देखा होगा, उसके बाद कहा मैं नहीं करूँगा, मैं तो दूसरी साइड में जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम अपने साइड में जाओ। वो अपने साइड में जाके अच्छा कर रहा है। अगर मैं ज़बरदस्ती उस पर ये डाल देता तो ना वो घर का रहता, ना वो घाट का रहता। तो जो लोग पिता के दबाव में या माहौल के समाज के दबाव में, हवा में बह गए कि अरे चलो वो भी IAS की तैयारी कर रहे हैं, हम भी करेंगे, जबकि उनके अंदर वो ना फायर है ना वो ड्रीम है, तो यही होगा जो आप कह रहे हो, लंबा लंबा करेंगे, फिर हताश निराश होके आएंगे। तो मेरा ये कहना, आप पहले अपने आप में देखो, आपके अंदर वो कौन सी चीज़ छिपी है जो आपको ऊंचाई पे ले जाती है, उसी डायरेक्शन को पकड़ो।
आपको नॉनवेज अच्छा लगता है, वो बढ़िया बढ़िया वेज खिला रहे हो, उसको टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये चीज को समझना पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे जो डीएम जो भी बन के आए हैं, जिनकी पोस्टिंग हुई है अब किसी न किसी पद पे, उनको कुछ मैसेज देना चाहिए कि समाज के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनके लिए कुछ आप बोलें। समाज में आईएएस का सबसे बड़ा रोल है, हमारा मार्केट क्या है, जनता है। हम जो भी सोशल प्रोडक्ट बेचते हैं उसका खरीदार कौन है, जनता है। अब वो जनता तभी आपके दुकान पे आएगी जब आप उससे मिलोगे, आपका व्यवहार ठीक होगा, आपसे कनेक्ट अच्छा होगा। तो ये जो सरकार और समाज के बीच गैप है, डरता है, जाने से डरता है, जैसे अभी आपने अपना उदाहरण बताया, तो ये जो गैप है, डर है, इसको कम करने के लिए करना चाहिए, सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि ये माहौल बन जाए। अरे डीएम साहब तो सबसे मिलते हैं और बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, जाके अगर थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर दोगे तो डांटेंगे नहीं, और आपकी बात सुनने के बाद आपका काम करा देंगे। एक ये भी इमेज बनती है, अरे वो तो डीएम साहब है, 5 बार गए, 5 बार एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर दिए, काम नहीं हुआ। ये इमेज नहीं बननी चाहिए। कॉमन इमेज है। हाँ, ये कॉमन इमेज, ये नहीं बननी चाहिए। जब बंदा आपके सामने आया, समस्या आप सुनिए, और अगर समस्या उसकी सही है तो वो समस्या अब उस आदमी की नहीं है, वो समस्या हो गई कलेक्टर साहब की। और जब तक उसे हल ना करा दें तब तक कलेक्टर साहब को बैठना नहीं चाहिए। और कलेक्टर साहब का दरवाजा 24 घंटा खुला रहना चाहिए। सबसे मिलो, प्यार से मिलो और काम कराओ, ये मेरा संदेश है। यही हम पिछड़ते हैं, और इसीलिए जो आपके कहना चाह रहे हो वो इमेज बनती है। हमारी इमेज क्या, हम सबसे मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और अगर उसके समस्या में लगा कि ये जेन्यून है तो फिर ये समस्या उसकी नहीं होती, वो समस्या हमारी हीरा लाल की होती है। फिर मैं उस सोर्स से, उस फोर्स से, उस ताकत से उसको हल करने में लगता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो एक सवाल मेरा पर्सनल है, आप चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकते हैं। आगे कोई राजनीतिक प्लान है आपका, आपको लगता है कि नहीं, कतई नहीं। आप इस जिम्मेदारी, क्योंकि जिस तरह का आपका सामाजिक जुड़ाव है, और एक वक्त में जब आप प्रशासनिक सेवा छोड़ेंगे तो फिर समाज से तो आप जुड़े रहेंगे। सामाजिक काम करने के लिए बहुत सारे प्लेटफार्म हैं, और उस प्लेटफार्म में एक राजनीति भी एक प्लेटफार्म है जो मेरे अभी तक मेरे समझ में नहीं आती है। जो मेरा काम करने का फंक्शनिंग का तरीका है, स्टाइल है, गवर्नेंस का जो मेरा परिपक्वता है जिस मोड में, तो आई एम नॉट फिट फॉर दैट व्हाट आई थिंक। राइट। अभी मैं जो सोचता हूँ, कल क्या होगा, कल को तो किसी ने नहीं देखा। सिविल सोसाइटी के फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो सिविल सोसाइटी काम करती है। आम जनता में रहना, उसके दुख दर्द को दूर करना, उसके चेहरे की पे मुस्कान लाना, ये बड़ी एक बहुत एक अच्छा फीलिंग आता है। जैसे हमारे पास कोई आता है, भैया हमारा फ़ोन कर दो, हमारा प्रमाण पत्र नहीं बना, हम ठेका नहीं कर पा रहे, हम एसडीएम को फ़ोन करते हैं, भाई इनका ये है, इतने दिन से इनका बना दो, वो बन जाता है, उसका काम शुरू हो जाता है। तो एक अच्छी फीलिंग आती है। और मेरा कुछ जाता नहीं, सरकारी फ़ोन, सरकारी काम करने वाला, सरकारी बताने वाला, हो सकता है उसके उस इम्पोर्टेंस। अच्छा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग जानते हैं डिफरेंट काम से, कभी इलेक्शन की वजह से, कभी पानी की वजह से, कभी राइट किताब की वजह से, कभी ग्रीन इलेक्शन की वजह से, ऐसे करीब 10-12 डोमेन में मैं काम करता हूँ। डायनेमिक डीएम है आप। हाँ, तो वो सब जानते हैं, और वो जानते हैं कि अगर कोई बात कह रहे हैं तो जेन्यून बात है, तो सुनते भी हैं लोग, ये भी है, लोगों का काम भी होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, और आपको जाना भी है। मैं उस वक्त को ही देख रहा था कि आपको जाना भी है, तो हम लोग फिर एक बार जरूर बैठेंगे और आगे चर्चा करेंगे कि पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सोसाइटी के साथ कैसे मिलकर काम करना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट कुछ लॉ भी शायद ला रही थी कि उसके अंदर कुछ बदलाव भी कर रहे हैं वो लोग, गवर्नमेंट कुछ बदलाव करने की भी कोशिश करी, तो इस पर भी इन फ्यूचर चर्चा करेंगे कि, और एक शायद अभी डायरेक्ट एंट्री का भी कुछ प्रावधान आया है कि जिसमें ब्यूरोक्रेसी में डायरेक्ट एंट्री कराई जाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में जरूर हम लोग बैठेंगे और उस पर डीप में चर्चा करें। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया आपका अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए और ये वार्ता ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।